हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, हम पढ़ रहे हैं अभी भी। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने कल कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया था, प्लास्टिड पढ़ लिया था, लाइसोसोम पढ़ लिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हमें आज पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ यहां पर इसकी जो स्टडी थी, इसको बताने वाले जो थे वो थे कॉलिकर। कॉलिकर ने सबसे पहले इनको देखा था, कॉलिकर ने इन्हें सबसे पहले सीन यानी कि सबसे पहले इन्होंने देखा था। लेकिन जो ऑल्टमैन है, ऑल्टमैन जो थे, इन्होंने ही इसको सेल ऑर्गेनल का क्रेडिट दिया था। इन्होंने इसे क्या कहा था? सेल ऑर्गेनल। क्या कहा था? सेल ऑर्गेनल कहा था। एंड ये देखो, एनिमल्स जितनी भी सेल और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो सेल्स है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नाउ ये प्रेजेंट किसके अंदर नहीं होता है? लगभग सभी में ही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक है ना। इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नाउ इसका जो नंबर होता है, नंबर इन द सेंस, क्या मुझे बता सकते हो कि क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया इनफ है? एक किसी सेल के अंदर उसे बहुत सारा एटीपी प्रोड्यूस करना है, तो क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया इनफ है? नो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो हो सकता है 1000 से अराउंड, एवरेज की बात कर रहे हैं 1600 तक उसका काउंट हो सकता है। ये नंबर वेरी करता है कब? सेल की एक्टिविटी पर, या यूं कहें डिपेंड्स ऑन सेल एक्टिविटी। यानी कि सेल की एक्टिविटी का क्या मतलब है कि सेल कितनी एक्टिव है ना। सेल को कितना फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर वो सेल ज्यादा एक्टिव होगी, जैसे लिवर की सेल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, आरबीसी की सेल है बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की काउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, जो काउंट है किसी सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है ऑन देयर एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। नाउ सबसे ज्यादा किसको चाहिए होगा? सबसे ज्यादा है बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उनमें इनका नंबर सबसे हाईएस्ट देखा गया है। बर्ड की जो फ्लाइट मसल है उसके अंदर इनका काउंट देखा गया है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, मेन बेटा इसका स्ट्रक्चर है और इसके फंक्शन है। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली बनते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर। मेनली प्रिसाइजली अगर कहें तो फंक्शंस पे सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं नीट के अंदर। सो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन और ये है आउटर, इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मेम्ब्रेन अभी मैंने बनाई है। ठीक है, उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती हुई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, ये कुछ इस तरह से। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होती हुई। ठीक है, तो ये क्या है?
इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? स्पेस है ना? इस स्पेस को हम कहते हैं, इस स्पेस को हम कह रहे हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस को क्या कह रहे हैं हम? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कह रहे हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नाउ यहां पर जो ये स्पेस है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिस्टम, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बेसिकली यहां पर कुछ सिस्टम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चलकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट जो हैं, इलेक्ट्रॉन ETS कहते हैं हम उसे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन पर। हम पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कुछ फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसकी इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? ETS। ठीक है, 1 to 4 कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। एंड 5th कंपोनेंट जो है यहां पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर, स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है बच्चों? ये है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम। ये इसे क्या हम कह रहे हैं? ऑक्सीसोम कह रहे हैं। इसे हम F0, F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। F0, F1 पार्टिकल्स भी कह रहे हैं। नाउ यहां पर ये क्या फंक्शन करता है? देखो, ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है कैसा होता है? बायलैमिनर होता है। ठीक है, कैसा होता है? बायलैमिनर होता है। ये है F0 एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं F1। क्या कह रहे हैं? F1। इसका काम क्या रहता है? ये रहता है, मैंने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP का फॉर्मेशन देखो यहां हो रहा है, ADP से, सॉरी, ये ADP से ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। F0, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। ठीक है, ऑक्सीसोम भी कह रहे हैं, F0, F1 पार्टिकल भी कह रहे हैं। और ये जो है क्या कर रहा है? ADP से ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन, लिखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी करेंसी है। जब इस एटीपी को हम यूज करते हैं तो इसमें से एक फॉस्फेट निकलता है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम यूज करते हैं, है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक एटीपी निकल गया तो एडीपी में डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अब ये डाइफॉस्फेट को वापस मुझे रिचार्ज करना है तो मैं क्या करूंगी? ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने के बाद ये रिचार्ज होकर वापस आ जाता है साइकिल के अंदर। तो ये रिचार्ज होने के लिए कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? ऑक्सीजोम के पास जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर ये इस स्ट्रक्चर के अंदर अब देखो, ये तो है F0 F1 पार्टिकल, क्लियर है। यहां पर भी कुछ क्या प्रेजेंट होता है? यहां का जो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स कह रहे हैं इसे, हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये है डीएनए, इसको मैं कह रही हूं डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब कि ये स्ट्रैंड, लेकिन कैसा है? सर्कुलर है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि ये सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। इसका मतलब है कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये डीएनए है, इसका जेनेटिक, इसके पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है खुद की। तो इसके पास खुद का डीएनए है, और इसके पास खुद का डीएनए है तो ये खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है। और साथ ही साथ इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास प्रेजेंट है राइबोसोम। अभी हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में कि ये राइबोसोम एक टाइप होता है 70S। जब आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक का मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों? 70S होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर, यानी कि प्लांट, एनिमल, इनकी जो सेल्स है वो कैसी है? यूकैरियोटिक है, और उनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम। जैसे बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है ना। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी, जो राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? वो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। उसी तरह से एक और ऑर्गेनेल है, मैंने अभी बताया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके अंदर ये ग्रेना है, ठीक है, और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहां पर भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये खुद डीएनए जो है खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है, खुद की कॉपी बना सकता है, और साथ ही साथ खुद को ये कंट्रोल भी कर सकता है। इसको खुद के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी बना सकता है, प्रोटीन्स भी बना सकता है। अगर 100 प्रोटीन्स चाहिए, 100 एंजाइम्स चाहिए तो उसमें से 80 तो ये खुद बना लेता है, बाकी के जो 20 है वो कहाँ से लेता है? साइटोप्लाज्मा से, है ना। साइटोप्लाज्मा ये पूरी सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है। दोनों ही अपने अपने क्या बना सकते हैं? एंजाइम प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम या प्रोटीन है इनको बाहर से लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ पर देश में कुछ माल की कमी होती है तो अपन बाहर से मंगवाते हैं ना, तो उसी तरह ये भी क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से मंगवाते हैं अपना पूर्ति करने के लिए।
यहाँ पर मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कैसी सेल है, ये एक तरह से सेल कह सकते हैं हम इसे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेल कह सकते हैं। किस बेसिस पे हम उसे सेल कह सकते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, खुद का न्यूक्लियस मतलब उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि वो खुद की कॉपी भी बना सकता है, साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, इन दोनों ही ऑर्गेनल्स को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या कह रहे हैं? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कुछ तो खुद बना लेते हैं, ज्यादातर तो खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम और प्रोटीन्स जो है इनको बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। आई बात समझ में? ये क्लियर है? ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखो यहां पर हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल के लिए कुछ एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं वो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स में भी कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में तब हम देखेंगे कौन से एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रेब्स साइकिल मतलब जब पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? अब देखो इसके फंक्शंस को हम थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं। लिखोगे? उतार लेना है ना। यहां तक बात आई समझ में? अभी माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा। इसके फंक्शंस को अगर हम देखें, इसका जो मेन फंक्शन है एनर्जी बनाना। ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कह रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ द एरोबिक, यानी कि यहीं पर हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। सो यहां पर ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम पढ़ेंगे ईटीएस के अंदर, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमने देखा है कि अगर हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी तो हम मर जाएंगे। सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ यूज आ रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए हम इसे कह रहे हैं साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एंड उसके बाद है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ये क्या कर रहा है? एटीपी फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एटीपी का ऑक्सीडेटिव, ये एक रिएक्शन जो हो रही है एटीपी से एडीपी से जब एटीपी बनती है तो उसका क्या मतलब है? एडीपी से एटीपी बन रही है तो उसको कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर एडीपी से क्या बन रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है कुल मिला के। एंड ये इसका मेन फंक्शन होता है, एज वेल एज ये क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शोड बाय, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी शो करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, पहले तो इनहेरिटेंस का मतलब समझें।
इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास ऑन होती है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि कोई ऐसा, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डीएनए क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जाता है ना। जैसे आपने कभी सुना होगा डीएनए मैच होता है, पेरेंट्स का उसके बच्चों के साथ हमेशा डीएनए मैच होता है। इसका क्या मतलब है कि जो डीएनए था वो कहाँ से उनके पेरेंट्स से किसके पास जाता है, बच्चों के पास जा रहा है। सो यहाँ पर इसके पास खुद के पास भी डीएनए है, इसके खुद के पास भी डीएनए है। ये जो डीएनए है ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, आप पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब ये भी आगे अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है तो हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसे साइटोप्लाज्मिक क्यों कहा है, क्योंकि ये तो है न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं ना, इसीलिए इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वैसे तो सिर्फ न्यूक्लियस की जाती है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन जाती है तो हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसे कहते हैं। सो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा खत्म हो गया है। सो हम पढ़ रहे हैं अब राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम भी क्या है, ऑर्गेनल है। क्या है, सेल, इट इज अ सेल ऑर्गेनल। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने। इसे डिस्कवर किया था जॉर्ज, राइटिंग समझ में आ रही है, जॉर्ज पैलाडे ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम, ये कैसा है, मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि इसके आउटर सरफेस पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है बट मेम्ब्रेन लेस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि हम अगर हमने देखा है, प्लास्टिड पढ़े थे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, लाइसोसोम पढ़ा था, उन सब के बाहर क्या थी, या तो सिंगल मेम्ब्रेन थी या फिर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है ये सेल का। उसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं, इसका जो अदर नाम है, इसके निकनेम क्या है, जैसे घर में तुम्हारे निकनेम होते हैं ना बच्चों, वैसे इनके भी निकनेम है। जैसा ये काम करते हैं, जैसा ये दिखते हैं, उनके नाम पर हम बना देते हैं। तो बच्चों को भी जो देखते हैं, कोई काला सा होता है बच्चा तो उसको कालू रख देते हैं, कोई गोरा सा बच्चा तो उसको गोलू मोलू होता है, थोड़ा सा हेल्दी होता है तो हम उसको क्या नाम रख देते हैं, गोलू रख देते हैं। कोई बोलता ज़्यादा है तो उसका कुछ वैसा नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अब इसके टाइप्स की अगर बात करें, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप दो हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट (70S) एंड 80S, ठीक है। अब देखो यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस S का क्या मतलब है, इस S का मतलब है सेडिमेंटेशन। क्या है, सेडिमेंटेशन रेट। इस सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप्स डिसाइड किए हैं। अब मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, राइबोसोम, उनके अंदर प्रेजेंट होता है 70S प्रोकैरियोटिक है, एंड 80S कौन सा है, यूकैरियोटिक है। यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, 80S, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S।
अब यहाँ पर बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइबोसोम का कंपोनेंट क्या है, राइबोसोम बने किससे हैं। दो टाइप्स तो हमने देख लिए। एस का मतलब मैंने बता दिया, सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट। अब यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट है किससे बने हैं वो हमें देखना है। तो ये बने हैं आरएनए। आरएनए भी कौन सा है, हम पढ़ेंगे आगे कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, इसे हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम। आरएनए, आरएनए देखो यहां पर आरएनए जो है वो 3 टाइप्स का होता है। कितना होता है, 3 टाइप्स का होता है। कुछ हवा तो आई। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है आरआरएनए, टीआरएनए और कौन सा है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनका क्या फंक्शन है उसके बेसिस पर हमने आरएनए को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सो यहां पर आरआरएनए का क्या मतलब है, इसका मतलब है राइबोसोमल। ये वो आरएनए है जो कि राइबोसोम में पार्ट करता है। ये ऐसा आरएनए है जो कि राइबोसोम में पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोमल आरएनए कहते हैं इसे। क्या कह रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं इसे। और इसे क्या कह रहे हैं, टीआरएनए को। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है। और थर्ड वन जो है एमआरएनए, इसका काम ये मैसेज लेके जाता है, इसलिए इसका नाम है मैसेंजर। क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब देखो आरएनए and DNA both have the same component, but there is a very little difference between both. RNA का मतलब है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। और DNA का मतलब है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आई बात समझ में। आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में या प्रोकैरियोट दोनों के अंदर ही डीएनए को ही हम क्या करते हैं, एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की तरह हम इसे यूज करते हैं। आरएनए भी एक तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन जो मेन जो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसके पास तो पूरा कंप्लीट राइबोस शुगर है, लेकिन इसके पास जो शुगर है राइबोस, उस राइबोस शुगर में से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए कैसा होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इसीलिए इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि पहले का जो वर्ल्ड था वो कैसा था, आरएनए वर्ल्ड था। कैसा था, आरएनए वर्ल्ड था। यानी कि पहले जो सबसे पहले एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स बने थे उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें आरएनए को यूज किया जाता था, लेकिन तब ये कैसा था, अनस्टेबल था। तो इवोल्यूशन ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और आरएनए के अंदर से जो राइबोस शुगर था वो जिस वजह से स्टेबिलिटी को खो रहा था, आरएनए वो किस वजह से था, राइबोस शुगर की वजह से। तो राइबोस शुगर में से एक ऑक्सीजन को उन्होंने क्या कर दिया, इवोल्यूशन के दौरान ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है। एक शुगर में से क्या कर दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया। तो अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया,
स्टेबल, वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर हो चुका है डीएनए, और इसीलिए डीएनए को अब कंसिडर किया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो आरएनए पहले वर्ल्ड जो था वो आरएनए वर्ल्ड था, लेकिन आरएनए को बाद में किसने रिप्लेस कर दिया? डीएनए ने रिप्लेस कर दिया। सो यहां पर आरएनए 3 टाइप्स के आरएनए हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पर सबसे पहला है आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए है, यानी कि राइबोसोम में पार्टिसिपेट करता है। टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो जो अमीनो प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। एंड ये जो अमीनो एसिड को ले जाने का काम कौन करता है? एक टीआरएनए करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है टीआरएनए का, ठीक है। और ये टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके जा रहा है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ लेके जा रहा है। दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए क्या करता है? मैसेंजर। अब देखो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन को कैसे बनाना है। केवल डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि डीएनए या हार्मोन को कैसे बनाना है, तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है। डीएनए बहुत बड़ा है, तो हमें तो सिर्फ कितनी जानकारी चाहिए? हमारे पास किताब तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें सिर्फ एक पन्ना ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उस एक पन्ने की तो जेरोक्स करते हैं। क्या करते हैं? जेरोक्स कॉपी कराते हैं ना, पूरे पेज सारे किताब की तो ना कराएंगे। हमें जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर को हमने क्या करा लिया? जेरोक्स करा लिया। तो यहाँ पर भी जेरोक्स मशीन काम करती है, यहाँ पे भी जेरोक्स मशीन काम करती है। और ये जेरोक्स मशीन जो है, ये जेरोक्स मशीन से जो कॉपी बनती है, उस कॉपी को मैं क्या कह रही हूँ? एमआरएनए कह रही हूँ। तुम जो कॉपी करके लाए हो जेरोक्स मशीन से, जो कॉपी करके, है ना, जैसे ये कॉपी करके मैं लाई हूँ जेरोक्स मशीन से, तो मैं इसको क्या कह रही हूँ? इसको मैं कह रही हूँ एमआरएनए, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन है कि मुझे प्रोटीन कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम कौन करता है? एमआरएनए कर रहा है। और ये एमआरएनए अब आ चुका है, ऐसा होता है कुछ एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये कुछ एमआरएनए ऐसा होता है आरएनए। ठीक है, आप देखो इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसको अब मुझे पढ़ना भी तो आना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना आना चाहिए? पढ़ना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए एक क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए। उसको पढ़ने के लिए मुझे जो मशीनरी चाहिए, उस मशीनरी का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? तो ये राइबोसोम में बना लूँ। यहाँ पर 2 यूनिट, दो सब यूनिट होती है ना एक राइबोसोम की, तो ये देखो मैंने बना लिया। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम। जानकारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए के पास। ये क्या है? एमआरएनए। और ये क्या है? राइबोसोम। और मैंने बताया राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरआरएनए। आई बात समझ में? तो आरआरएनए यहाँ प्रेजेंट है। अब टीआरएनए, अब बताओ यहाँ पर ये रीड करने का काम कर लिया इसने। ठीक है, अब ये रीड कर लिया, इसने कहा कि ये वाला फलाना 1 नंबर वाला अमीनो एसिड लेके आओ। अब जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन बनाना है, पढ़ तो मैंने लिया, इंफॉर्मेशन को बनाना कैसे? अब तुम्हें चाहिए वो मसाला, वो सब्जी, कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा एमआरएनए, टीआरएनए। तो टीआरएनए यहाँ बैठा इंतजार कर रहा है, इसके पास एमआरएनए वो अमीनो एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड। यहाँ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसके पास ये ले आया और इसे हम कह रहे हैं टीआरएनए। और ये टीआरएनए यहाँ आकर के आता है, ये अमीनो एसिड इसके पास है, ये इसको ट्रांसफर करता है और चला जाता है। आई बात समझ में इन तीनों का रोल? ये तो है वेरी बेसिक। ये तो क्या है? वेरी बेसिक है, जो मैंने आपको बता दिया है कि आरएनए तीनों के फंक्शन क्या क्या हैं।
ये तीनों के फंक्शन ये मैंने यहाँ बता दिया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो अब समझ में आया इन तीनों का फंक्शन क्या है? बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। क्या करना है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ राइबोसोम की। राइबोसोम के अंदर कौन सा है आरएनए? आरआरएनए है। कौन सा है? आरआरएनए और प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन है, सॉरी राइबोसोम है, वो दो टाइप्स के हैं। अब हम ये दो टाइप के राइबोसोम के बारे में देखेंगे। तो अब पिक्चर क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए कि मैंने आपको बेसिक पिक्चर बता दिया कि आरआरएनए क्या है। ठीक है, अब इसके टाइप देखें तो पहला है 70S टाइप, और ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, एज वेल एज कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी हमने पढ़ा था और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो केवल यूकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं, है ना। तो इन ऑर्गेनल्स के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अब यहाँ पर जो 70S टाइप का राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट है, दो सब यूनिट है। एक है स्मॉल और एक है लार्ज। स्मॉल सब यूनिट जो है इसे हम कह रहे हैं 50S, 30S। अब इसे जोड़ के ये मत बना लेना कि ये तो 70 है और ये तो यहाँ पे तो 80 हो रहा है ना, ये मत समझना, क्योंकि हमने यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट लिया है। सेडिमेंटेशन रेट हम इस अभी यहाँ पर हमें ये नहीं समझना है कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, कैसा प्रोसीजर होता है। ये एक प्रोसीजर है जिससे हमें पता करते हैं कि ये इसका हमने इसको कैटेगरी बना ली, हमने डिवाइड कर लिया कि ये कैसा होता है। ठीक है, उस सेडिमेंटेशन के बेसिस पर, उस रेट के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर जो 70S है उसके अंदर 60% तो क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? 60% तो आरएनए होता है और 40% जो है वो प्रोटीन होता है। हमने यही पढ़ा था, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है ना। और ठीक है, एंड जो 80S टाइप का है उसके अंदर भी दो सब यूनिट हैं, जो स्मॉल सब यूनिट है एंड लार्ज सब यूनिट है। सो यहां पर स्मॉल सब यूनिट है, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्मॉल सब यूनिट है 30S और लार्ज सब यूनिट है 50S। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने। स्मॉल सब यूनिट यहां पर है 40S और लार्ज सब यूनिट है आपके, लार्ज सब यूनिट है 60S। क्या है? 60S। ये याद करने पड़ेंगे बेटा कुछ, है ना। सॉरी। अब देखो, ये जो 30S है इसकी भी सब यूनिट है, इस 30S की भी क्या है? सब यूनिट है 16S। 16S से मिलके ये बना है 30S। और लार्ज जो सब यूनिट है यहाँ पर, लार्ज सब यूनिट के अंदर दो सब यूनिट है 23 एंड 5S। 23 एंड 5S। ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, कि 30S 50S है ना। और 80S के अंदर क्या होता है? 60% तो प्रोटीन है एंड 40% जो है वो क्या है? आरएनए है। स्मॉल सब यूनिट यहां पर है 18S। स्मॉल सब यूनिट यहां पर है 18S
और यहाँ पर लार्ज सब यूनिट के अंदर आ जाता है 28s, 5.8s एंड 5s। ये इसकी सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मेशन, हाँ, ये सब यूनिट को ही हम कह रहे हैं 16s। इसके अंदर हमने 30s के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, 16s हमने इसको कहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसका मेन जो फंक्शन है क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो यहां पर ये mRNA है, अभी मैंने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हम ये समझेंगे कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है जब हम फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे कि जब किसे हम 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों कह रहे हैं। तो हम इसे जो डैश लगाते हैं ऊपर, हम इसे क्या कह रहे हैं, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। ये mRNA है, क्या है, ये mRNA है। जब प्रोटीन बनना होता है तो सबसे पहले कौन सी सब यूनिट आके जुड़ती है, सबसे पहले यहाँ पर जुड़ती है स्मॉल सब यूनिट, यहाँ पर आकर के जुड़ती है। कौन जुड़ती है, स्मॉल सब यूनिट। अब इसे स्मॉल, यहाँ पर देखना कितने मिनट हुए हैं, 44, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। अब ये स्मॉल सब यूनिट पहले आकर के जुड़ती है, उसके बाद यहाँ पर आकर के जुड़ती है लार्ज सब यूनिट, इज लार्ज सब यूनिट। ये छोटी वाली कुछ ज़्यादा ही छोटी बन गई, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट है एंड दिस इज द लार्ज सब यूनिट। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो इस राइबोसोम के अंदर 3 साइट्स होती हैं, ठीक है। एक को हम कह रहे हैं ए साइट, पिंक वाले को हम कह रहे हैं पी साइट, और इस वाइट वाले को कह रहे हैं हम ई साइट। अब देखो इस ए का मतलब है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर साइट, इसका क्या मतलब है, एक्सेप्टर साइट। पी का मतलब है पॉलीपेप्टाइड साइट। ये वो साइट है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये है प्रोटीन जहां पे बन रहा है, हम उसे कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड साइट। पॉली का मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो हम उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। 2 अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। हमको पूरा एक बहुत बड़ा चेन बनाना है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसे कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन साइट। तो यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म, इसे हम कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, और इसे हम कह रहे हैं एग्जिट चैनल, इसे हम कह रहे हैं एग्जिट चैनल कह रहे हैं। नाउ इनके फंक्शन क्या है, एक्सेप्टर आर्म पे क्या आ रहा है, टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेकर के, फिर वहां से ट्रांसफर इधर होगा, इधर बनेगा पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इस वाले पोर्शन पे, पिंक वाले पोर्शन पे। एंड ये जो व्हाइट कलर का मैंने जो साइट बनाया है, इसको हम कहते हैं एग्जिट चैनल, यानी कि यहां से टीआरएनए एंटर करेगा, यहां पर आएगा, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। हमें सिर्फ इसको आप भूल जाइए, आपको ये 2 साइड याद रखनी है, पी साइड एंड ए साइड। ए साइड का मतलब है एक्सेप्टर आर्म, यहीं पर ही टीआरएनए आता है, फिर टीआरएनए कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ही पॉलीपेप्टाइड बनता है, यानी कि
प्रोटीन बनने का जो चेन है, प्रोटीन की चेन कहाँ बन रही है, पी साइड पे बन रही है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्मॉल सब यूनिट है, और ये कब दोनों आपस में जुड़ेंगी, जब प्रोटीन बनाना होगा, और किस पे आके जुड़ेंगी, एमआरएनए पे आके जुड़ेगी। आई बात समझ में। सो ये हमारा जो फंक्शन है एंड स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है राइबोसोम का, ठीक है।